Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, we will continue the chapter Marketing, and in Marketing Management, today we will discuss the functions of marketing. In the previous lecture, we have already discussed the meaning of marketing, philosophies of marketing, and importance of marketing for the business. एंड टुडे वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो मैनेजर होता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनमें से मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट है। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका जो मैनेजर है वो क्या, या वो डिपार्टमेंट जो है वो क्या फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहला काम जो होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो बाजार की जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। सो मार्केटिंग मैनेजर परफॉर्म्स मार्केट रिसर्च एंड स्टडी द मार्केट कंडीशंस। तो मार्केटिंग मैनेजर सबसे पहला काम क्या करता है, मार्केट की रिसर्च करता है, स्टडी करता है और मार्केट कंडीशंस को जो है स्टडी करता है, समझता है बाय गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, स्टैटिस्टिकल जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज करके वो डाटा कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है और उसके बाद जो है वो समझता है कि मार्केट में क्या कंडीशन है। तो देखिए, मार्केटिंग जो है एक इजी कंसेप्ट या इजी काम नहीं है। इसमें जो है सबसे पहले जब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी नहीं होती है तब से जो है इसका फंक्शन स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट की सेल के बाद भी जो है वो चलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर केयर या जो है आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। तो कस्टमर के टच में जो है मार्केटिंग जो है बना रहता है। तो इस तरह से उसकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो जब तक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, अभी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हमारे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की उनकी जरूरतें हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से और अच्छा बेहतर बना सकते हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को और ज्यादा जो है बेनिफिट्स दे सकते हैं उस प्रोडक्ट के माध्यम से या सर्विसेज के माध्यम से भी। तो सर्विस या प्रोडक्ट दोनों चीजों पर ये लागू होता है। तो सबसे पहले जब तक हम मार्केट को साइंटिफिकली स्टडी नहीं करते कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, उनको क्या चाहिए, तो हम ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा सेल नहीं होगा और कस्टमर्स, क्योंकि उनको जिस चीज की उन्हें जरूरत ही नहीं है वो उसे क्यों खरीदेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम सिस्टमैटिकली जो है काम को करें। तो सबसे पहले मार्केटिंग जो है उसमें रिसर्च की जाती है, ढूंढा जाता है, मार्केट को स्टडी किया जाता है, पैटर्न को स्टडी किया जाता है, लोगों की जरूरतों को पहचाना जाता है और या आपके प्रोडक्ट में जो वो चाहते हैं, किस प्रकार की वो चीजें जो है इम्प्रूवमेंट चाहते हैं प्रोडक्ट में, किस तरह की सुविधाएं वो चाह रहे हैं, वो चीजें जो है हमें स्टडी करनी होती हैं। और इसमें हम स्टैटिस्टिक्स का जो है सहारा लेते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स या जो है सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चनियर्स के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हुए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, लोगों से जानकारी एकत्रित करते हैं और साथ ही स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस मीन्स S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। तो स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और वीकनेसेस यानी कि हमारे जो बिजनेस की वीकनेसेस क्या हैं, और उस तरह की कमजोरियां को हम अपना एक वो स्टडी करते हैं कि हम उन वीकनेसेस को कैसे दूर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बाजार में जो है जो हमारे सामने अवसर हैं, मौजूद हैं, जिनका हम फायदा ले सकते हैं, उनको हम पहचानते हैं बाय द रिसर्च। एंड थ्रेट्स मीन्स जो हमारे बिजनेस के लिए संभावित खतरे हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं बिजनेस को, उनको भी हम पहचानते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस जो है वो किया जाता है रिसर्च में और ये देखा जाता है कि हम हमारी अपनी स्ट्रेंथ या हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्षमताओं को पहचाना जाता है। वीकनेस में हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं कि हम ये चीजें नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, उसके अलावा उसके अंदर ही हमें जो है सभी काम चलाने हैं, तो हम नया अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमें विद इन लिमिट्स जो है उसको करना पड़ेगा। कई बार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी कोई वीकनेस हो सकती है कि हमारे पास उस तरह के उपकरण मौजूद नहीं है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी वीकनेसेस हमारी हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन होने के बाद हम दूसरा जो फंक्शन है वो होता है मार्केट प्लानिंग।
तो जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना प्लान तैयार करते हैं मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग, आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजर्स सेलेक्ट द टारगेट मार्केट एंड ऑल्सो सेट ऑब्जेक्टिव दैट आर टू बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, लाइक व्हाट आर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ दे कैन बी सेटिस्फाइड एटसेट्रा। तो मार्केटिंग रिसर्च के बाद मैनेजर क्या करता है, जब उसने सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया है, तो वो जो अपने टारगेट मार्केट है वो सिलेक्ट करता है, या वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है कि मैं ये चीज बनाऊंगा और किसके लिए बनाऊंगा। तो जो टारगेट मार्केट होती है, टारगेट होता है निशाना या हमारा लक्ष्य है, तो जिन लोगों के लिए हमने वो चीज बनानी है, तो उस क्लास को, उस कैटेगरी को हम जो है डिफाइन करते हैं, और उसमें हम जो है अलग अलग डेमोग्राफिक उसका भी सहारा लेते हैं। जब हम डाटा जो कलेक्शन करते हैं, डेमोग्राफिकली भी जनसंख्या वितरण कैसा है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, उसके बाद इनकम लेवल कैसा है लोगों का जिनके लिए हम ये चीज बना रहे हैं, उसके अलावा उनकी जो एज क्या है या जेंडर क्या है, हर चीज का जो है हम हर तरह से उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से जो है चीजें हमें डिजाइन करनी होती है। तो टारगेट मार्केट जो होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई बेबी फूड बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है बहुत छोटे बच्चे जो मान लीजिए बिलो 2 इयर्स के लिए हमारा टारगेट मार्केट होगा, तो हम उन बच्चों, वो हमारा टारगेट कस्टमर होगा जिनके लिए हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। और वो जो फूड है या वो जो चीज है वो हमारा टारगेट मार्केट होगा। इसी तरह से हम अगर ज्यादा एज्ड लोगों के लिए कोई सामान ये चीज बना रहे हैं, तो वो हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे, टारगेट मार्केट होगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं। ओके, सो आफ्टर द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज टू बी डेवलप्ड, नाउ थर्ड स्टेप ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आजकल हम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और हम प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करते हैं, किस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, दिखेगा किस तरह से। आफ्टर प्लानिंग, प्रोडक्ट to be offered for sale is designed and developed. Various points are kept in mind like size, shape of the product, color of the product, variety that is to be offered to the customers, and in services also same thing like composition of various facilities etc. are taken into consideration. So इसमें हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उसका एक खाका तैयार करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगेगा, कैसा बनेगा, किस कलर का होगा, किस साइज का होगा, कितने हम उसमें जो है वैरायटीज उनको दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसी तरह से सर्विसेज में भी जो है हम अलग अलग कंपोजिशन जो है या फैसिलिटीज जो है अपने सर्विसेज में ऐड करते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप जो है लोगों के उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की डिजाइन होती है और डेवलपमेंट, यानी कि पहले हमने, आजकल तो कंप्यूटराइज जो ग्राफिक्स है उसका इस्तेमाल करके भी हम जो है प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करते हैं, और 3D या जो है अलग अलग मेथड से, और बाद में हम उसको जो है एक उसका एक्चुअल में वो कैसा दिखेगा उसका एक सैंपल जो है हम तैयार करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट का। तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, साबुन हो सकता है, तेल हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, कोई खाने पीने की चीजें हो सकती हैं। तो उसका हम जो है एक रियल जो एक प्रोडक्ट है उसको हम डेवलप करके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ओके, तो जब हमने उसका प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार कर लिया है, उसको विकसित किया है, प्रोडक्ट को किस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है बनने के बाद दिखेगा, उसके बाद हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में हम जो प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। The standardized products provide quality assurance and homogeneous products and services like a regular soap, premium soap and cold quality. तो जो प्रोडक्ट होते हैं हम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के साथ बनाते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो इस बात की जो है तसल्ली ग्राहक को देते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस होता है जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, मान लीजिए आप मार्केट से 10 जो है लक्स साबुन खरीद के लाते हैं, तो वो 10 की 10 साबुनें बिल्कुल देखने में एक जैसी होंगी, एक जैसी पैकिंग, एक जैसा कलर, एक जैसी खुशबू, एक जैसा साइज, एक ही प्राइस, कोई भी डिफ्रेंसिएशन उनमें नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस।
तो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे ही बनते हैं, तो जब हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम एक ही जैसा रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, एक ही मेथड को जो है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रयोग करते हैं। या आपने जो है FW टेलर के जो हमारे टेक्निक्स हैं उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुना होगा वीडियोस में, और उसमें आप अच्छे समझ सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जो है इसमें बनाए जाते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जैसे कि रेगुलर सोप होती है, जो नॉर्मल साबुन होती है, प्रीमियम थोड़ी कुछ खास होती है उससे, और गोल्ड जो है अच्छी क्वालिटी की जो है वैरायटी की साबुन हो सकती है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो कैटेगरीज हैं या अलग अलग वैरायटीज जो हैं एक ही साबुन की, बेसिक प्रोडक्ट इज सोप, और उस सोप के हमने अलग अलग जो वैरायटीज हैं वो उपलब्ध कराई हैं। उसके हिसाब से प्राइस होंगे, जैसे रेगुलर सोप का कम होगा, प्रीमियम का थोड़ा ज्यादा होगा, गोल्ड क्वालिटी का और ज्यादा होगा। तो इस तरह से जिसको जिस तरह की प्रोडक्ट की जरूरत है वो कस्टमर उस तरह का सामान ले सकता है। ऐसे ही इन ट्रेन्स जो है जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, AC कोच एटसेट्रा, इस तरह से जो है अलग अलग जो है कोचेज होती हैं, जिसमें कि हम जो है उसके हिसाब से सुविधाएं होती हैं। जैसे जनरल क्लास में बहुत सुविधाएं कम होती हैं, स्लीपर में थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, और AC में और भी ज्यादा होती हैं। तो उसके हिसाब से ही इनके किराए जो है ट्रेन के रखे जाते हैं, चार्जेस होते हैं। तो जिसको जैसी आवश्यकता है, अलग अलग तरह के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रीन लेबल टी, येलो लेबल टी एंड रेड लेबल टी, तो अलग अलग तरह की जो टीज हैं, जो कि ग्रीन लेबल टी जो कि थोड़ी कम स्ट्रांग होती है, येलो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और रेड लेबल टी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग टी होती है। तो इस तरह से जिसको जैसी टी की आवश्यकता है उसके हिसाब से वो वैसी चाय खरीद सकता है। तो इस तरह से हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है इट इज डन ओनली फॉर द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, यानी कि मैन मेड प्रोडक्ट्स। तो जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं या सर्विसेज होती हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। एंड ग्रेडिंग ऑन द अदर हैंड इज डन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है जो खेती बाड़ी से हमें प्राप्त होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, उनको जो है हम किसी तरह से उनके क्वालिटी के साथ, उसके डिजाइन के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ किसी तरह की भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द natural environment like temperature, humidity, quality of soil, rainfall, etc. So good quality products are graded as A, then B, then C, then D, etc. in the decreasing order of the quality. तो जो naturally grown products होते हैं उनको हम किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते। वो प्रकृति पे पूरी तरह से निर्भर होती है, तापमान पे, आर्द्रता पे, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की बारिश है, उस तरह के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट या उस फसल तैयार होती है। और उसको हम सिर्फ उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कोई चीज होगी उसको हम A ग्रेड देंगे, जो थोड़ी कम उससे कम अच्छी क्वालिटी की होगी उसे B देंगे, और इस तरह से अलग अलग ग्रेडिंग हम की जाती है क्वालिटी के हिसाब से। सो A grade product is sold at higher price than B grade products and so on. So जैसे कि wheat, rice, pulses, दालें हैं, गेहूं हैं, चावल हैं, ये नेचुरली ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं। इनमें जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसी इनकी फसल होती है, जिस तरह की इनकी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, उस तरह से इनको ग्रेडिंग दी जाती है। और जो अच्छी ग्रेड की चावल होती है या फसल होती है या नेचुरली ग्रोन प्रोडक्ट होता है उसको हम महंगा बेचते हैं, ज्यादा प्राइस उसका चार्ज किया जाता है। तो इस तरह से हम जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। जब प्रोडक्ट की ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन होती है उसके बाद पैकिंग एंड लेबलिंग का काम होता है। तो पैकिंग एंड लेबलिंग जो होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि जैसे नेचुरली कोई प्रोडक्ट होता है या मैन मेड भी होता है, तो वो हम पहले उसे फैक्ट्री में तैयार करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको जो है उसकी प्रॉपर पैकिंग करते हैं, ताकि हमें उसकी जो सुविधा अनुसार जो है हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें। सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे आर पैक्ड प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डैमेज एंड फॉर द ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हम उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं उसके बाद जो है हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पैक करते हैं। किस तरह से, जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं। जैसे कि लिक्विड्स जो है दे आर पैक्ड इन द बॉटल्स और केन्स, एंड सॉलिड जो है दे आर पैक्ड इन द पॉलिथीन्स, एंड गैसेस जो है दे आर पैक्ड इन द सिलेंडर्स,
और पैक्ड जो है आइटम्स होते हैं उस तरह से उनको अलग अलग पैकेज, जैसे एलपीजी को हम सिलेंडर में उसकी जो है उसमें पैकिंग होती है, एक तरह से कह सकते हैं, जो उसका कंटेनर होता है, सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस को भरा जाता है और उसको हम जब तक उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कि वो गैस रिलीज नहीं होती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग पैकिंग के तरीके जो है वो यूज करते हैं और पैकिंग से प्रोडक्ट की जो है किसी तरह के नुकसान की संभावना कम हो जाती है, उसको लाने ले जाने में भी इजी होता है, कस्टमर को खरीदने में, अब घर तक ले जाने में, उसको स्टोर करने में सुविधा होती है। देन आफ्टर पैकिंग ए लेबल इज फिक्स्ड ऑन द पैकेट दैट कंटेन्स द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट like name of the product, quantity, size, price, precautions, manufacturer details, batch number, date of expiry etc. यानी कि जब हम प्रोडक्ट को बना लेते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर एक लेबल फिक्स करते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी ब्रांड नेम क्या है, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में वो प्रोडक्ट उस पैकेट में मौजूद है, उसका साइज क्या है। मान लीजिए आप कपड़े खरीदते हैं तो उस पर लेबल लगा होता है, उस पर किस साइज के कपड़े हैं, वो प्राइस लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना हो सकता है। देन प्रिकॉशंस होती हैं, अगर आप मान लीजिए मेडिसिन लेते हैं तो उस पर सावधानियां होती हैं कि क्या चीजें आपको करनी है, क्या प्रिकॉशन लेना है। मैन्युफैक्चरर डिटेल है, यानी किस कंपनी ने या किस मैन्युफैक्चरर ने बनी है, कहाँ की बनी हुई चीज है, कौन से बैच से में वो बनी थी, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। तो सब चीजें जो है कुल मिलाकर लेबल पर हमें प्राप्त हो जाती हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, तो उस पर लेबल लगाया जाता है। Then branding of the product is done. Branding means giving special name to the product or service. तो हम ब्रांडिंग में एक खास नाम, एक पहचान जो है उस प्रोडक्ट को देते हैं, जैसे कि इट कैन बी अ पिक्चर, सिंबल और बोथ। तो कई बार हम उसमें पिक्चर का यूज भी कर सकते हैं, कोई सिंबल का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो हर तरह के कस्टमर होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे कस्टमर हो सकते हैं, अनएजुकेटेड हो सकते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो या छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो हर प्रकार का कस्टमर होता है, तो हमें इस तरह से एक ब्रांड नेम बनाना होता है जिससे कि हर कोई हर प्रकार का कस्टमर उसे पहचान सके। कोई छोटा बच्चा भी हमारा कस्टमर हो सकता है, तो उसको पहचान दिलाने के लिए जो है हम खास जो है ब्रांड में सिंबल, पिक्चर्स या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोनी, टाटा, लक्स, ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं। और ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस ही नीड्स एंड फ्रॉम अमंग्स द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, आप मार्केट में जाते हैं, दुकान पर बहुत सारे शेल्फ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो है वो सजे होते हैं, तो आप उनमें से अपना प्रोडक्ट कैसे छांटते हैं। तो आप जाके सीधा जो ब्रांड नेम लेते हैं, कि आप जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे सोनी का टीवी खरीदना है, या मुझे लाइफ बॉय साबुन लेनी है, या मुझे डाबर आंवला केश तेल खरीदना है, तो आप सीधा जाके ब्रांड नेम लेते हैं और कस्टमर जो शॉपकीपर है वो डायरेक्ट आपको वो प्रोडक्ट दे देता है। तो इससे खरीदने और बेचने में आसानी होती है, प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी होती है, और इतनी भीड़ में जो है ग्राहक को अपना प्रोडक्ट आसानी से पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। ओके, तो उसके बाद जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, फिर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है कि हम कितने रुपए में ये कस्टमर को पहुंचाएंगे, कस्टमर तक पहुंचेगा, क्या प्राइस इसका फिक्स किया जाना चाहिए। सो इट इज द अमाउंट, जो प्राइस है, इट इज द अमाउंट विच इज चार्ज बाय द सेलर फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो जो अमाउंट हम कस्टमर से लेते हैं, सेलर के द्वारा लिया जाता है गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसे प्राइस कहा जाता है। एंड फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, कंपिटिटर्स प्राइस, नेचर ऑफ गुड्स, मार्केट कंडीशंस एटसेट्रा दैट अफेक्ट्स द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो जो फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उससे प्राइस पर, उस प्राइस की जो डिसाइड हम करते हैं, उससे उसकी सेल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। प्राइस जो है प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन किया जो है डिसाइड किया जाना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा महंगा हो, ना बहुत ज्यादा सस्ता हो। जिस टारगेट मार्केट के लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि उनकी रेंज में होना चाहिए, कस्टमर जो है उसको खरीद पाए। और किस प्रकार का वो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपकी नेसेसिटीज हैं जो आपके लिए डेली यूज की चीजें हैं, मान लीजिए नमक है या बिस्किट है या ब्रेड है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस लो होगा। अगर कोई बहुत ही कीमती चीजें हैं, बहुत ही महंगी चीजें हैं,
तो उसके हिसाब से उसका प्राइस थोड़ा हाई रखा जाता है, क्योंकि वो एक लग्जूरियस आइटम्स है। तो ज्वेलरी है, महंगी ज्वेलरी है, महंगे जूते हैं, महंगे कपड़े हैं, महंगे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस पे जनरली हाई होता है, क्योंकि उससे एक स्टेटस सिंबल जुड़ा होता है। तो बहुत ज्यादा सस्ता अगर हम उसे रखेंगे तो वो एक हाई क्लास को जो है वो सूट नहीं करता है। तो उसके हिसाब से हमें प्राइस तय करना चाहिए। और प्राइस का जो सीधा संबंध होता है सेल्स से। तो जिस हिसाब से प्राइसिंग होगी उस हिसाब से हमारी बिक्री होगी, और बिक्री के हिसाब से हमारी प्रॉफिट होंगे। तो इसलिए प्राइसिंग जो है बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, यानी कि कितना खर्च हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में किया है, देन कंपटीटर्स प्राइस, सेम प्रोडक्ट जो बनाने वाली दूसरी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वो भी हमारे प्राइस को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ गुड, किस प्रकार का हमारा गुड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया वो नेसेसिटीज है, स्पेशलिटी गुड है या किस प्रकार का गुड है, उसके हिसाब से हम उसका प्राइस तय करते हैं। देन मार्केट कंडीशन एटसेट्रा, बाजार में उस समय किस तरह की कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को भी दिमाग में रखते हुए हम सब चीजों को, अपने होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी दिमाग में रखते हुए प्राइस को सेट करते हैं। तो एमआरपी जो है वो डिसाइड किया जाता है। ये सभी पॉइंट जो है हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम जो मार्केटिंग मिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं आने वाले वीडियोस में, उसमें हम प्राइस के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, और भी जो ग्रेडिंग है, ब्रांडिंग है, इन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी क्योंकि हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोसेस होता है या क्या फंक्शंस करता है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ब्रीफ में हम उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन प्राइसिंग के बाद अब बात आती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की, कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको फिजिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि ग्राहक जो होते हैं वो सारे दूर दूर तक फैले होते हैं, और वो आपकी फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आ सकते, आप ही को उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी नजदीकी जगह पर। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है इज another important factor that is to be considered in marketing. And physical distribution of goods include decisions like choice of channel of distribution. तो choice of channel of distribution में हम decide करते हैं कि हमें डायरेक्ट सेल करनी है या जो है इसमें हमारे इंटरमीडिएटरीज भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर्स है, या एजेंट्स के थ्रू हम बेचेंगे। किस जो है चैनल का हम प्रयोग करने वाले हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और वो उस पे भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों तक वो चीजें कैसे पहुंचेंगी, डायरेक्टली हम बेचेंगे या किसी इंटरमीडिएटरीज के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से बेचेंगे, इस पर हम जो है डिसीजन लेते हैं। देन स्टोरेज, वेयर हाउसेज में उनको कैसे स्टोर करना है फिनिश गुड्स को, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो साथ साथ ही चीजें नहीं बिकती हैं, उनको टाइम लगता है। तो जैसे मान लीजिए आप वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप गर्मियों में वुलन क्लॉथ्स खरीदेंगे, आप सर्दियों में ही खरीदेंगे, लेकिन उनका प्रोडक्शन थ्रू आउट ईयर होता है और उनको स्टोर किया जाता है इन द वेयर हाउसेज। क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो एकदम से डिमांड वुलन क्लॉथ्स की हो जाती है, बढ़ जाती है, हर कोई वुलन क्लॉथ्स खरीदने जाता है मार्केट में, और उस समय इमीडिएट प्रोडक्शन करके पॉसिबल नहीं है कि हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें, तो हम पहले से उनको बनाते रहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन जो है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर। एंड समटाइम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज सीजनल, सो दे नीड टू बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डैमेज और थेफ्ट, और किसी भी तरह के कोई नुकसान से हम उसे बचाने के लिए। देन दिस डिसीजन इज ऑल्सो अफेक्ट्स द वेरियस फैक्टर्स। तो इस डिसीजन को भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, वो हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं, देन वी डिसेलेक्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से हम वो प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, उनके नजदीकी स्थानों तक पहुंचाएंगे। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस प्लेसेस बाय एयर, वाटर और रोड और रेलवे और पाइपलाइन, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट द कस्टमर कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द नियर बाय प्लेसेस। तो हर कस्टमर आपकी फैक्ट्री में आके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, उसे अपने नजदीकी स्थान पर वो चीज चाहिए। तो आप उस चीज को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाने वाले हैं, बाय एयर पहुंचाने वाले हैं, जिसमें हम एरोप्लेन्स का यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हिली एरियाज में कोई चीजें सप्लाई करना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज द
एयर ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह से वाटरवेज का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सी या इनलैंड वाटर्स का यूज कर सकते हैं, ओशंस का यूज कर सकते हैं। जब हम मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम वाटरवेज का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रोड ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज कर सकते हैं, जब हम किसी ट्रक के माध्यम से, लॉरी के माध्यम से जो है चीजों को नजदीकी मार्केट में सप्लाई करना है, लोकल मार्केट में सप्लाई करना है, वी कैन यूज द रोड ट्रांसपोर्टेशन। एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए सूटेबल होता है, तो इसको हम रेलवेज के माध्यम से भी बेच सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा जो कम क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, उसमें हम रेलवेज से भेजना अवॉइड करते हैं। जो बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं या बहुत ज्यादा कीमती नेचर के नहीं होते हैं या पेरिशेबल नहीं होते हैं, उनको हम रेलवेज के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से पाइपलाइंस का यूज किया जा सकता है। अगर हमारे जो प्रोडक्ट है दैट इज लिक्विड और सम काइंड ऑफ गैस, तो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइंस। सो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का यूज करके हम जो है डिफरेंट प्लेसेस पर जो है प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि कस्टमर्स के नियर बाय प्लेसेस पर वो उपलब्ध हो पाए। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। तो जब गुड्स पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, so goods are not sold immediately after the production. There is a time gap between the production and consumption of goods, so they need to be stored properly in the warehouses and supplied in the market as per the demand. So warehouses provide safety to the products against any kind of damage. तो जो वेयर हाउसेज होते हैं वहां पर गुड्स को स्टोर किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको पहले भी कि गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम गैप होता है जब प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन में। जो प्रोडक्शन होती है तुरंत उसका कंजम्पशन नहीं होता। जैसे सर्विसेज होती हैं, तो सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक बार्बर शॉप पे बाल कटवाने के लिए जाते हैं, सो बार्बर इज प्रोवाइडिंग यू सर्विस ऑफ कटिंग योर हेयर्स, और आप जो है इमीडिएटली उस बेनिफिट को ले रहे हैं। आप अपने बाल कटवा रहे हैं और वो आपको तुरंत वो सेवा दे रहा है। तो यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट दैट प्लेस। तो वहां पर आप उपलब्ध होंगे तभी वो आपके बाल काट सकता है। होम डिलीवरी तो होगी नहीं इसकी। तो इस तरह से जो सर्विसेज हैं उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वेयर हाउसेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस ऑफ गुड्स, टेंजिबल गुड्स, दे नीड टू बी स्टोर्ड, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज, ताकि उसको हम मार्केट में सप्लाई कर सकें। जब जब जैसे जैसे डिमांड होगी हम उसको धीरे धीरे उस मात्रा में मार्केट में सप्लाई करते रहेंगे। देन प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन का मतलब होता है संवर्धन, विक्रय संवर्धन, जैसे सेल्स प्रमोशन। सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, customers are given various offers through the sales promotion techniques like discount, free gifts, etc. to attract the customers and increase the sales. So advertisement and personal selling is also used. तो जो प्रमोशन और सेलिंग होता है, प्रमोशन होता है जो प्रमोशन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं, दे आर यूज्ड फॉर इमीडिएटली इंक्रीजिंग द सेल्स। तो इंक्रीज से जो हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जैसे हम डिस्काउंट देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं, लकी ड्रॉ करते हैं। तो अलग अलग तमाम आप मार्केट में देखते हैं कि जो त्योहारी सीजन्स होते हैं उन पर अक्सर बहुत सारे डिस्काउंट्स, बहुत सारे ऑफर्स जो होते हैं, फ्री गिफ्ट्स होते हैं। तो तरह तरह के जो है तरीके कंपनीज यूज करती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़े। और इसी तरह से जो सेलिंग है, तो हम कई बार पर्सनल सेलिंग का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि डोर टू डोर सेलिंग इसमें की इन्वॉल्व होती है। और साथ ही साथ कई बार डायरेक्ट सेलिंग भी होती है, जैसे कि कई बार हम जो है ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं जो बहुत ही लिमिटेड डिमांड में होते हैं और उसके कस्टमर लिमिटेड होते हैं, तो हम डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हैं, पर्सनली सेल कर सकते हैं। इसी तरह से और जो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हम एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लेते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है। आप टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में और आते जाते रास्ते में भी जो है बोर्ड, होर्डिंग्स, पोस्टर्स देखते हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। टीवी में आप जो एडवर्टीजमेंट है वो देखते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सुन भी सकते हैं और इससे आप जो है दोनों तरह का बेनिफिट आपको मिलता है। आप मार्केट में जाकर उसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसी तरह से रेडियो में जो है
वो उसमें भी आप जो है सुन सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो भी चीज बताई जाती है आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। और जगह जगह जो बोर्ड पोस्टर होर्डिंग्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं और आपको जानकारी मिलती है कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फिर उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जैसे मैंने आपको कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कि जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से पहले यानी कि प्रोडक्ट के बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने मार्केट में सर्वे किया, लोगों की जरूरतों को पहचाना कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके बाद ही उनकी जरूरतों के हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया और डेवलप किया। अगर हम किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी कोई जरूरत पूरी होती है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेचेंगे कि मुझे क्या पसंद है मैं वो बना के लोगों को दूं, तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए, आपको अगर कोई चीज चाहिए आप उसे हर कीमत पे खरीदेंगे, और अगर आपको चीज नहीं चाहिए तो चाहे वो कितनी भी सस्ती हो आप उसे नहीं खरीदते हैं। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पहचान के प्रोडक्ट बनाना, ये यहाँ से जो है इसका मार्केटिंग का काम शुरू होता है। और सेलिंग के बाद भी ये खत्म नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद भी काम खत्म नहीं होगा मार्केटिंग का। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं, ग्राहकों को सुविधाएं दी जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग डज नॉट एंड आफ्टर द सेलिंग द प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड वेरियस जो सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर एंड रिमेन इन टच विद हिम। मेंटेनेंस सर्विस, कस्टमर केयर सेंटर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो इसमें आप देखते हैं जब आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो आपकी जो कई बार मान लीजिए आप कोई एसी लाते हैं तो, या कोई आप गाड़ी लाते हैं, कार खरीदते हैं, तो उसकी जो 2-3 मेंटेनेंस जो होती है साल तक फ्री होती है, या उसमें जो है कई बार टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है तो आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है उसको यूज करने की, या उसको आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर सेंटर्स में जो है आप उसके लिए अपना जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो इस तरह से सेल के बाद भी जो है जो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो आपसे अपने कस्टमर से जुड़ा रहता है और ये जानना चाहता है कि क्या कस्टमर उनके प्रोडक्ट को खरीदकर सेटिस्फाइड है या नहीं। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मार्केटिंग की, तो आप भविष्य में हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट दोबारा ना खरीदे, और हो सकता है जब उसे ही पसंद नहीं है तो 4 लोगों को वो और कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस प्रोडक्ट, यू शुड ऑल्सो नॉट बाय दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक जो नेगेटिव इमेज है वो कंपनी की डेवलप हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम अपने कस्टमर से टच में रहते हैं, हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और फ्यूचर में भी वो हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे। मार्केट में कितने भी कंपटीटर्स आए वो हमारे प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे, हमारी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, और बाकी लोगों को भी सलाह देंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, आपको इसका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो इस तरह से हमारी सेल्स को भी और प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा मिलता है और कंपनी लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम मार्केटिंग में करते हैं। तो ये मार्केटिंग के फंक्शंस हैं जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किए जाते हैं, और इन सभी फंक्शंस को में बहुत ही जो है मतलब क्रिएटिव फंक्शंस हम इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे इमेजिनेशन की, बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे वैरायटीज की जरूरत होती है। बहुत सारा काम जो होता है, मेन डिपार्टमेंट हम इसे कह सकते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये होता है। इन सभी फंक्शंस को हम और डिटेल में यानी कि प्रोडक्ट मिक्स के रूप में या मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें हम पढ़ेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो है मिक्स। इन सभी को हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।